अगर आप तब भी गाइडेंस चाहते हैं कि कैसे अपने सेशन अपने पढ़ाई को अच्छे से प्रोडक्टिव बनाएं और कैसे एक एग्जाम को तोड़ें, तो दो प्रॉमिस करने होंगे कि आज से नेगेटिव माइंडसेट और सेल्फ डाउट हटाना है। क्योंकि सी, जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप अपने आप को बिलीव करते हैं, आपका ब्रेन वैसे ही आप सराउंडिंग्स में एग्जाम्पल्स ढूंढने लगता है। इट ट्राइज टू प्रूव कि हाँ, यू कांट डू इट। सो ये नेगेटिव माइंडसेट को, ये सेल्फ डाउट को चैलेंज करते हुए इसको रिप्लेस करना है हमें किससे? पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से। ग्रेट। सो स्टार्ट करने से पहले आई, अच्छा एक ये बात बताइए कि एक मूवी को सुपर डुपर हिट बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा। सो इट्स एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन पढ़ाई करने के लिए और पास होने के लिए इस एग्जाम आपसे चार पीस डिमांड करता है। सो एक एक करके जानते हैं कि वो चार पीस क्या है। पहला है प्लानिंग। सो प्रॉपर प्लानिंग मेरे हिसाब से आपकी आज से ही शुरुआत हो जानी चाहिए, और आपको ये गाइडेंस सेशन, रीस्टार्ट सेशन उस प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। सो आई वुड से कि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग बी फ्रॉम सेटिंग द राइट टाइम टेबल। आपको किस सब्जेक्ट को कितने दिन कितना टाइम देना है, दूसरा आपको कितने रिविजन्स करने हैं, तीसरा आपको कितने मॉक पेपर्स लगाने हैं। और हाँ, प्लानिंग आपकी दो टाइप की होनी चाहिए, एक लॉन्ग विजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जब तक आपके एग्जाम्स खत्म नहीं होते तब तक आपको प्लान करते रहना है। और दूसरा है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जो आपको आज करना है और कल करना है। दिस इज टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग आई वुड से। सेकेंड पी को हम लोग कवर करते हैं, जो है प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस, वी से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन परफेक्ट, करेक्टली सेड। सो मुझे इस एग्जाम में क्या प्रैक्टिस करनी है, वो है लिखने की प्रैक्टिस। हम लोग को लिखने से अपना टाइम मैनेजमेंट आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और सेल्फ स्टडी करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एग्जाम में। सो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन रिविजन वीडियोस। रिविजन वीडियोस आपको तब केवल ज़रूरत पड़ती है जब आपके कोई टॉपिक तैयार नहीं है, आप किसी चीज़ में अंडर कॉन्फिडेंट हैं। Somebody is replying that they can't hear me. Just please, can you give me a thumbs up? Okay, great. Thank you, Yash. So I'll proceed forward. So second हम लोग ने P कवर किया, that is practice. Third P is perseverance. Perseverance मतलब कंसिस्टेंसी। सी, आई वुड से कि इस एग्जाम में मोटिवेशन की जरूरत तो बहुत होती है, लेकिन मोटिवेशन से भी ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो है कंसिस्टेंसी। सो जब भी आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बिलीव मी, जैसे जैमिन ने भी कवर किया शुरुआत में, कि वो ICI 15 to 20% ही रिजल्ट निकालता है हर बार, और उस 15 टू Usha Saini is saying that I'm not audible. Can we have a mic test, please? Because from my end, I'm having no issues. Okay. Thank you, Nitish. Thank you. So, perseverance. तो आई वुड से कि मोटिवेट करने के लिए वी हैव आवर मेंटर्स, वी हैव आवर टीचर्स, वी हैव दिस चैनल। बट आपको कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। एक भी दिन आपको अगर लग रहा है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे हैं, तो आप उन पीयर्स के बारे में सोचिए जो आपको लगता है कि आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। या फिर आपको लगता है अगर आपको इस 15 to 20% में आना है, तो आप जब भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उनके बारे में सोचें कि वो कर रहे हैं। जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो दे आर स्टडिंग, एंड दैट्स व्हाट यू मेक different from them. That was what throws you out of the competition. So you don't want to be out of the competition. आप ब्रेक्स लीजिए। और कंसिस्टेंसी कैसे लानी है, आई कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। उससे पहले कवर करते हैं फोर्थ पी, दैट इज पेशेंस। बिलीव मी, मैंने भी बहुत सहे फेलियर्स, एंड आप लोग में से जितने सीएस बनने वाले हैं, शायद उससे ज़्यादा टाइम लिया होगा मैंने बनने के लिए सीए। तो लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, ये फाइट है प्रैक्टिस की और पेशेंस की। हम लोग ने ये जो एग्जाम करिकुलम चूज किया है, ये बहुत ही डिमांडिंग है, और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एक स्किल अगर इसमें डेवलप करने की ज़रूरत है, वो है पेशेंस। अच्छा, तो लेट्स सी आप लोग कितने अच्छे लर्नर्स हैं। सो लेट्स सी, हमने जो फोर पीस कवर किए हैं, कौन कौन से वो 4 P थे? लेट्स हियर इन द कमेंट सेक्शन कि विच आर दोस 4 Ps। प्लानिंग, नाइस अनुष्का, नाइस, ग्रेट, पेशेंस, प्रैक्टिस, एंड वन इज मिसिंग, परसिवियरेंस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जल्दी से हम लोग एक और चीज, एक और टिप कवर करते हैं।
तो next is when to study. I would say that any time is a good time to study and there's no bad time. But आपको 3 hours की प्रैक्टिस और अपने आप को आई वुड से ट्रेन करना है, दैट इज 2 to 5. 2 to 5 इज द टाइम व्हेन आपके एग्जाम्स एक्चुअली होते हैं, और उस टाइम में आपको फोड़ के रख देना है। तो आपकी 2 to 5 की प्रैक्टिस से स्टार्ट होनी चाहिए। आपको उस 2 to 5 के स्लॉट में आपको अपना बेस्ट देना है। देन ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स, आई वुड से दैट आपको आइडेंटिफाई करना है विच कीवर्ड्स आर गोइंग टू बी expected by the institute. So keywords make the answers concise, precise, and also help you form better answers in a well time frame. Then I would come to the third thing, that is about revisions. So कितने रिविजन्स इंपॉर्टेंट हैं, सो उसको मैं दो पार्ट्स में कवर करूंगा फॉर इंटर स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर सितंबर अटेम्प्ट एंड अदर पीपल हु आर अपियरिंग फॉर द नवंबर अटेम्प्ट, दैट इज सीए फाइनल स्टूडेंट्स। सो जो सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं, सो उनको 3 रिविजन करना है अपना। 6 सब्जेक्ट्स आर देयर। ऑडिट आपको डेली पढ़ना है, 1 प्रैक्टिकल एंड ऑडिट डेली. For the first set of revision, you need around 6 to 7 days for each subject. For the second revision, you need around 4 to 5 days for each subject. And for the third revision, which should be actually parallel to your जब आपके एग्जाम्स होंगे उन दोनों के पैरेलल होगा, तो फॉर दैट रिविजन यू नीड 2 days. सो एंड फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स, इनके एग्जाम सितंबर में है, आपको पहले अटेम्प्ट में देने हैं, पहले रिविजन में देना है आपको 4 to 5 days, सेकेंड रिविजन में देना है आपको 2 to 3 days. तभी अगर आप आज से सही रिविजन सेट करेंगे अपना, तभी आप अपना जो है एग्जाम में उस 2 दिन की 1.5 दिन की विंडो में अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, वरना इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू एंड देन कम्स द पैनिक अटैक्स. सो yeah, 3 revision for people having attempt in November and 2 revisions for people having attempt in September. फर्स्ट रिविजन में आपको हर क्वेश्चन पे मार्क करना है कि दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस आई विल कैरी फॉरवर्ड टू द सेकंड रिविजन और इवन द थर्ड रिविजन. और हर क्वेश्चन के सामने यू हैव टू डू इंडेक्सिंग कि इस क्वेश्चन को व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड व्हाट न्यू इज दिस क्वेश्चन. सो एंड सेकंड रिविजन में भी यही सेम चीज करनी है कि थर्ड रिविजन में कौन से क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है. सो लिखने की प्रैक्टिस शुड गो ऑन. That brings us to the next topic. So one mistake I identified during my exams was कि मैं 16 घंटे पढ़ाई करता था. लिटरली मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं 16 घंटे पढ़ के भी फेल हुआ. मेरी हेल्थ मेंटल के साथ पूरी फिजिकल हेल्थ भी डिप्लीट हो गई थी. आई वाज लाइक दिस थिंग. सो जब आपकी आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप फिट नहीं रहेंगे, तो आपका दिमाग भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद काम करना बंद कर देगा. इट विल फ्रीज. सो आई डिस्कवर्ड दैट आई नीड टू टेक good care of my mental as well as physical health, and I suggest the same for you. You can take out time for some sports, some activities, some jogging, some anything like you would like to do. और ऐसा नहीं है कि distractions are there to only waste your time. So distractions are also good. Some distractions are good, some distractions are bad. So how to tackle your distractions? Write down all your distractions, what is distracting you, and analyze if that distraction is adding value to you. And by adding value, I mean कि क्या ये distractions आपको energize कर रहे हैं, आपके लिए क्या ये ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम आपको एक दोबारा से रीस्टार्ट देने के लिए क्या ये डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी है? अगर हाँ, तो आप उन डिस्ट्रैक्शंस को भी लिमिट करिए और ज़रूर लीजिए वो डिस्ट्रैक्शंस, आई वुड से. देन द थर्ड प्रिंसिपल आई वुड कम टू इज़ लाइक कि अपने एग्ज़ाम्स को कैसे टाइम करें. तो बाय टाइमिंग आई वुड फर्स्ट लेट यू आई वुड फर्स्ट आस्क यू कि आप लोग कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं. क्या कितने लोग वो वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं जो उनको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मतलब जो उनको आता है हर क्वेश्चन पेपर में. राइट नाइस. बहुत लोग हैं ये लोग जो आंसर आपको सबसे कॉन्फिडेंट होता है, लाइक वाओ, हर्ष, ब्लिंक, आशीष, खुशी. I would say stop doing that.
जो आपको सबसे आंसर सबसे अच्छे से आता है ना, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, बिलीव मी, उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट खराब होता है। जो आंसर सबसे पहले आता है उसमें हम सबसे ज़्यादा अच्छे से लिखने, उसको सजा सजा के लिखते हैं। और जब 1 घंटा होता है, हम लोग को पता चलता है कि अरे 1 घंटा हो गया और अभी तक हमने पहला आंसर ही खत्म किया है। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, आई वुड से, कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। सो स्टार्ट विद दो, आइडेंटिफाई दोज टू क्वेश्चंस जिसमें आपको फेयरली कॉन्फिडेंस है, मतलब सेकंड या थर्ड नंबर पे कॉन्फिडेंस है। उन दो क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करिए। कीप 30 to 35 minutes फॉर ईच क्वेश्चन, देन कम टू देन एट द थर्ड नंबर attempt that question in which you are the most confident. Then आपका तब तक 1.5 घंटा हो चुका होगा। Then come to the MCQ part and devote, believe me, you need to do practice of MCQ as well and restrain your time to 45 minutes for each MCQ. हर पेपर के MCQ के लिए उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। Then you will be left with how many 40 minutes for two questions, or I would say 28 marks. अब अभी तक 72 मार्क्स का अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो then you need to attempt the last two questions in which you are a little less confident as compared to the other questions. Then आपको वो अटेम्प्ट करना है 2020, या फिर आप जिस भी टाइम कंफर्टेबल हो उस टाइम में आपको वो अटेम्प्ट करना है। दैट इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट द एंटायर पेपर। So this is one more tip I would like to give to you. So yeah, a few closing tips I would like to give to you guys is like कि you how to utilize your last, मतलब रीडिंग टाइम, यूटिलाइज योर 15 minutes। उसमें आप हर क्वेश्चन के सामने लिख दीजिए, पॉइंटर्स पे छोटे छोटे लिख दीजिए, एंड prioritize your questions for the 15 minutes and attempt all the questions। न्यू आंसर न्यू पेज से स्टार्ट करना है। और लास्ट थिंग इज टू स्टे काम एंड गिव योर बेस्ट। जो आपने पढ़ा है अच्छे से प्रैक्टिस की, अच्छे से पढ़ाई की है, तो वहीं से आएगा पेपर। और आईसीआई तो है ही अपना, मतलब पास करने के लिए आपको वो चाहता है कि आप पास हो, आप सीए बनो, पूरी दुनिया चाहती है। आप बस बिलीव करिए, पॉजिटिव अप्रोच लीजिए और हो जाएगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू जेमिन बैक। सो एंड थैंक यू। सो जेमिन, ओवर टू यू। या थैंक यू सो मच रचित सर, थैंक यू सो मच। आई होप सारे बच्चों को इससे बहुत सारी सीख मिली होगी एंड वो लोग आगे जाके सारी जो गलतियां कर रहे थे वो चीजें नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनसाइट्स एंड आई एम सो सॉरी फॉर द टेक्निकल glitch दैट हैपेंड एंड yeah, okay, thank you. And now is the time. Now is the time. The man, the myth, the legend has arrived. So we have with us CA Jay Chawla, sir. He has been teaching accounts and advanced accounts and FR since a lot of time and has and brings a lot of experience to the table. And who is a better person than Jay Chawla, sir? Guide you all so that you can restart, rebuild your journey again and can proceed for the September and the November exams. Jay Chawla, sir, over to you. हेलो। हेलो जय सर। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। Okay, okay, there is some glitch. Sir is there in the meeting itself. थोड़ा कुछ तो अनम्यूटिंग की वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं अभी। टेक्निकल टीम इज जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट। टिल द टाइम आप लोग सारे के सारे पॉइंट्स बना लो जो आपको सर को पूछने हैं, जो भी रचित सर ने भी बोले हैं। जस्ट कम डाउन विद अ पेन एंड अ पेपर व्हेन यू गाइस आर जस्ट अटेंडिंग ऑल दीज सेशंस सो दैट इट इज बेटर फॉर यू गाइस टू लाइक। सेशन तो हो गया पर बाद में आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से और अच्छे से उसको डीप डाउन इम्प्लीमेंटेशन भी करना होगा। दैट इज वाई sir has just joined. I will just request the technical team to give the
audio rights to sir so that we can proceed further. यहाँ मैं जानना चाहता हूँ कि सीए इंटर के बच्चे हैं कि सीए फाइनल के बच्चे हैं, मुझे जरूर बताइएगा। चाहे आप सीए इंटर में हो चाहे फाइनल में हो, मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और उसके साथ मुझे ये भी बताइए कि आप, आपके मन में अभी सबसे पहला डाउट ये है क्या अभी भी कि हम सितंबर में बोथ ग्रुप दें कि हम सिंगल ग्रुप दें? इस चीज को लेकर कितने बच्चों में डाउट है? जो बच्चे बिल्कुल डिटरमाइंड है उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो बच्चे डिटरमाइंड है उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो ऐसा कोई है क्या जिनके मन में डाउट है अभी भी कि हम सिंगल ग्रुप दें कि हम दोनों ग्रुप दें? मैक्सिमम बच्चे डिटरमाइंड है, बहुत अच्छी तरीके से डिटरमाइंड है, बहुत अच्छी बात है। फाइनल ग्रुप 1 या सिंगल क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीटेड, ओके फाइनल है, ओके नो डाउट नो डाउट, मी सर जैन बोथ ग्रुप्स, ओके सिंगल नो प्रिपेयरिंग फॉर ओनली सिंगल, ओके आई डिड माय बेस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं उनको मैं अपनी तरफ से सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप कंफ्यूज हो और दोनों ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है उसको लेकर अभी तक कंफ्यूजन है, आज रात को 12 बजे तक, नालायकों आज रात को 12 बजे तक तुम्हें ये अपना कंफ्यूजन क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है, मैं तुम्हें कीवर्ड्स देता हूँ, की पॉइंट देता हूँ, सुनो। सबसे पहले, क्या तुम्हारे बोथ ग्रुप्स के क्लासेस हो चुके हैं? अगर टिक मार्क लग रहा है, बोथ ग्रुप्स के क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, टिक मार्क। अच्छा, इसमें ना इफ एंड बट नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा सर मेरे ना 10 दिन और बचे हैं, सर मेरे 5 दिन बचे हैं, सर मेरे 6 दिन बचे हैं, ये मत करना। अगर ऐसा है तो मतलब तुम लोग टिक मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, मिनिमम से मिनिमम अगर तुम्हारी सारे क्लासेस हो चुकी हैं, उसके बाद क्या तुम कम से कम 3 सब्जेक्ट के अंदर 100% कॉन्फिडेंट हो? 100% कॉन्फिडेंट, अगर 3 सब्जेक्ट के अंदर 100% कॉन्फिडेंट हो तो ही दोनों ग्रुप में जाना, तो ही दोनों ग्रुप में जाना। अदरवाइज अदरवाइज ये बहुत ज्यादा तकलीफ वाली सिचुएशन देगा जब तुम दोनों ग्रुप का डिसीजन भी ले लोगे और पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ अभी कैसा क्यों हो रहा है। जिन बच्चों के मन में डाउट है ना कि सर हम दोनों ग्रुप दे कि सिंगल ग्रुप दे, उनका ना मन कर रहा है कि मैं दोनों ग्रुप दूं, मन कर रहा है, सिर्फ मन कर रहा है, वो दिमाग से नहीं सोच रहे, वो दिमाग से बिल्कुल नहीं सोच रहे। ना पढ़ाई हो पा रही है और ना कुछ और हो पा रहा है। गाइस समझिए, इंस्टीट्यूट ने सितंबर अटेम्प्ट दिया है, ये आपके लिए वरदान है। हाँ, ये इसको वरदान की तरह यूज करो, इसको ना श्राप की तरह यूज मत करना। वरदान इसलिए बिकॉज इंस्टीट्यूट भी समझ गया है कि यार एक ग्रुप क्लियर करने के लिए 2 महीने सफिशिएंट होता है। पर अगर कोई बच्चा ज्यादा दिमाग चला रहा है, कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मैं तो ना दोनों ग्रुप दे देता हूँ, तो बहुत गलत सोच रहा है। अगर उसकी क्लासेस भी कंप्लीट नहीं हुई है या क्लासेस कंप्लीट होने के बाद भी वो मिनिमम 3 सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये चीज क्लियर कट डिसीजन कर लीजिए कि सितंबर अटेम्प्ट में मुझे क्या करना चाहिए। ये हो गई आपकी पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे कि सर अगर हमारा सितंबर अटेम्प्ट है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे इंटर के दिख रहे हैं, फाइनल के अगर होंगे तो मैं डेफिनेटली उनको भी सेपरेटली अपनी तरफ से चीजें बताऊंगा नवंबर के लिए क्या करना है। बट क्योंकि मुझे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स बच्चे इंटर के दिख रहे हैं तो मैं आई स्टार्ट फर्स्ट विद द इंटर। सर 2 महीने हैं, हमें क्या करना चाहिए? मैं अब यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एक ग्रुप के हिसाब से डिसाइड कर चुके हो, क्योंकि मुझे मैक्सिमम लोगों का कमेंट एक ग्रुप का देखा। देखो गाइस, 2 महीने हैं तो इसको 2 महीने कंसीडर मत करो, इसको तुम कंसीडर करो 45 डेज। कितना टाइम है तुम्हारे पास? 45 डेज, ठीक है। नालायक को अपन ना एज ए स्टूडेंट वैसे ही ढीले होते हैं। अगर अपन 45 डेज की स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना तो जाके अपन उसको 52 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे। पर अगर तुम लोग पहले से ही 52 डेज 55 डेज की स्ट्रेटेजी बनाओगे ना तो कंप्लीट कैसे कर पाओगे यार? हाँ, यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस देख लोगे तुम, 60 डेज स्ट्रेटेजी, 55 डेज स्ट्रेटेजी। अरे भाई, खुद का दिमाग चला, तेरे को 45 डेज मानने हैं, ठीक है, तेरे को 45 डेज मानने हैं, और 45 डेज के अंदर अंदर तेरा जो सिंगल ग्रुप है वो आराम से, बिल्कुल 100% आराम से तू कर लेगा, अगर तू ऑन एन एवरेज 15-15 दिन भी हर एक सब्जेक्ट को लेता है तो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 15 दिन में तू एक सब्जेक्ट को 2 बार भी रिवाइज कर सकता है अगर तू चाहे तो। पता है कैसे? अब यहाँ पर 15 दिन में 2 बार कैसे रिवाइज करना है वो सुनो। जब हम पहली बार रिवीजन करेंगे ना, जब हम पहली बार रिवीजन करेंगे
तो पहली बार हम जब रिवीजन करेंगे तो हमें ना बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा, यहाँ पर ना May 24 में कुछ बच्चों ने गलती की थी। क्या गलती की थी मुझे बताना, शायद चैट पे तुम लोग मुझे एग्री कर पाओगे। यहाँ पर May 24 ने बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि यार मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है, मैंने तो पूरा पढ़ लिया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चंस अगर मैंने लिमिटेड भी प्रैक्टिस की है तो क्या दिक्कत है। तो May 24 में पता है तुमसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि तुमने पूरा तो पढ़ लिया, तुमने सारे कंसेप्ट कर लिए, तुम्हें आता भी है, मुझे पता है तुम्हें आता है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से तुम्हें आता है, पर व्हेन इट कम्स टू राइटिंग ना, पतलून ढीली हो जाती है अपनी। होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ, होता है कि नहीं होता है? यस, ये चीज होती है बिकॉज हमें ऐसा लगता है जब हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा पता है दिमाग क्या कहता है, हमारा हमारा दिमाग, सॉरी हमारा दिल कहता है कि बस हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ताकि हम सब कुछ कंप्लीट कर लें। पर दिमाग कहता है कि नहीं भाई रुक जा, थोड़ा सा स्लो हो जा, पहले क्वेश्चंस कर ले, और हम वहां ना, वहां हम मार खा जाते हैं, हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते। अच्छा पता है दूसरी गलती क्या की है? अगर कोई बच्चा यहाँ पर ये बोलेगा ना कि मैंने क्वेश्चंस भी किए हैं, तो मैं डेफिनेटली यहाँ कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस में क्या गलती की होगी, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में। तुम्हारी किताबों में क्या होता है, क्वेश्चन उसके नीचे सॉल्यूशन, क्वेश्चन उसके नीचे सॉल्यूशन। तो जब तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो मान लो कहीं पे भी अटक गए, थोड़ा बहुत भी अगर कहीं पे भी अटक गए, तो हमारी ना नजर चली जाती है। जैसे मेरे सामने से एक अच्छी लड़की जा रही है, मेरी नजर हल्की सी चली गई, हल्की सी चली गई, अरे भाई मैं उसको बहन की नजर से भी तो देख सकता हूँ, पर नहीं। वैसे ही वैसे ही सेम टू सेम तुम्हारी क्या होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुम उसको सॉल्यूशन को देख लेते हो हल्का सा, और बस एक हल्का सा ही तो वो चाहिए। हाँ, अपने को स्कैन करने में कितना टाइम लगता है? हाँ, लड़की निकलती है तो अपने को स्कैन करने में कितना टाइम लगता है? प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, बट मैं आपको ये 100% सही क्या बोलते हैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या करते हो जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो तुम्हारी थोड़ी बहुत नजर ना सॉल्यूशन पे पड़ जाती है, और बस वही खेल रहा है, वही पूरा खेल खत्म हो जाता है। और वो थोड़ा सा हिंट मिल मिल जाती है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन करते हो, और फिर अपना कॉलर ऊपर करते हो, बोलते हो भाई देख मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली। अबे नालायक, तूने प्रैक्टिस नहीं की है, तूने चीटिंग की है, तूने चीटिंग की है, एटलीस्ट तू अपने आप से तो झूठ मत बोल। तो ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज सितंबर के लिए और आने वाले सीए फाइनल में जब तुम जाओगे, ये सब चीजें तुम ना अवॉइड करो। ये चीजें तुम्हारे लिए सही नहीं है, बिकॉज अगर तुम लोगों ने ये चीजें करना शुरू की ना, तो तुम्हें लगेगा कि तुमने पढ़ाई कर ली है, पर तुमने पढ़ाई नहीं की है। तो अभी के लिए, सितंबर के लिए, कॉन्सेंट्रेट 40% ऑफ योर एनर्जी ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड 60% ऑफ योर एनर्जी ऑन प्रैक्टिस। क्या बोला मैंने? मुझे चैट पे रिपीट करो, जल्दी बताओ। कॉन्सेंट्रेट 40% ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड 60% ऑन प्रैक्टिस। क्योंकि कॉन्सेप्ट में मेरे भाई तू बहुत अच्छा है, तू समझ अपने आप को। अब एक कॉन्सेप्ट अगर 19-20 भी होता है ना, नलायक ठीक हो जाएगा, प्रैक्टिस से ना वो 120% पे चला जाएगा। ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेट 40% ऑन कॉन्सेप्चुअल पार्ट एंड 60% ऑफ योर एनर्जी ऑन द प्रैक्टिस पार्ट। जब तू प्रैक्टिस पार्ट करेगा ना, तब तेरे को फील होगा, मतलब सॉरी, तब तेरे को फील होगा साला यार ये क्या कर दिया मैंने यार, मतलब मेरे को अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने पिछले अटेम्प्ट में क्या क्या गलती की थी, क्या क्या गलती की थी। अब सुन, जब तू प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, जब तू प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, मान ले किसी टॉपिक के अंदर तेरे को 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, अब तू 25 क्वेश्चन तो नहीं लगा पाएगा, बात तो सही है, 25 क्वेश्चन तो नहीं लगा पाएगा। और जब फर्स्ट टाइम रिविजन होगा ना, तो कोशिश करके पूरे 25 क्वेश्चन मत लगा, और 25 क्वेश्चन में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस लगा, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को कम से कम ऊपर ऊपर से देख के उसकी समरी बना ले अपने हाथ से, समरी बना ले उसके अपने हाथ से। 25 क्वेश्चन में मैं तेरे को जैसे आइडिया दे रहा हूँ, और ये चीज हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चा 25 में से 10 करेगा, कोई बच्चा 25 में से 7 करेगा, और मिनिमम 7 करना जरूरी है। बाकी जो रिमेनिंग 17-18 क्वेश्चन बच गए ना, तो उनको अवॉइड मत कर, तो उनको ऊपर ऊपर से देख, ऊपर ऊपर से देख, और पेन उठा, कॉपी उठा, उसकी 1 या 2 लाइनर समरी बना,
जैसे ही तू उसकी वन लाइनर या टू लाइनर समरी बनाएगा ना, नालायक तेरे 25 के 25 क्वेश्चन तूने सॉल्व कर लिए, तो जब तू सेकंड रिवीजन करेगा एग्जाम से जस्ट पहले, तो तेरे को 25 क्वेश्चन वापस से नहीं लगाने, तेरे को सिर्फ और सिर्फ वो 4-5 क्वेश्चन सिलेक्टेड लगाने, बाकी का तेरा पूरा समरी पार्ट तेरे पास रेडी होगा। मुझे बताओ, ये स्ट्रेटेजी कितने बच्चों को समझ में आई? क्या मैं रिपीट करूं? क्या मैं रिपीट करूं? ये स्ट्रेटेजी कितने बच्चों को समझ में आई? एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो। आई थिंक बच्चों को सुनाई तो दे रहा है, कुछ बच्चों को ज्यादा नहीं सुनाई दे रहा है। मैंने ये कहा मैंने ये कहा कि जब तुम प्रैक्टिस करते हो, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में 25%, 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन का 25%, 25 क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस करो। बाकी 75 क्वेश्चन को तुम छोड़ मत दो, उनको ऊपर ऊपर से देखो, और उनकी वन लाइनर टू लाइनर समरी बनाओ। ठीक है? उनकी वन लाइनर, वेट मिनट, उनकी वन लाइनर टू लाइनर समरी बनाओ। गाइस, समझ में आ रहा है? हेलो, आई गेस जय सर का माइक। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, आप ऑडिबल है। ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो मैं बोल रहा हूँ कि 25% क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन की शॉर्ट समरी बनाओ, और शॉर्ट समरी बनाना जरूरी है, उसी से भेजे में जाएगा। चलो, ये वाली बातें सबको समझ में आ गई कि जो मैंने चीजों को बोला है, प्लीज ट्राई टू डू दिस। अच्छा, यहाँ पर भी ना तुम लोग साले लेथार्जिक हो जाएंगे, यहाँ पर भी ना तुम्हें तुम्हें साला समझ में पता, हम लोग ना इतने ढीले लोग हैं, हम लोग साले ऐसे ढीले लोग हैं। मैं भी अगर स्टूडेंट था ना, तो समझ में सब आता था कि यार सामने वाला मुझे समझा रहा है, वो सही बोल रहा है, पर सही बोल रहा है और मुझे ये करना चाहिए, इन दोनों में फर्क है। आज जितने भी बच्चे यहाँ पर है ना, इन सबको, हम सभी स्पीकर्स की बातें सही लग रही हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि शायद उनमें से 20-25% ही बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली उसको अप्लाई करेंगे, और जो अप्लाई करेगा ना, इंस्टीट्यूट के रिजल्ट सक्सेसफुल में उसी का नाम आएगा, उसी का नाम आएगा। ठीक है? मेरी वॉइस आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर, अच्छा, अब आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो मुझे बताइए, आपके कुछ क्वेश्चंस क्या है? मैं एक दो क्वेश्चन अगर कॉमन मुझे दिखे, तो मैं उन क्वेश्चंस को लेना चाहूंगा। एंजाइटी से कैसे डील करें एग्जाम में, हेल्प कर दो, मेडिसिन लेने के बाद भी मेरे पेपर खराब हो गए। ओके, तुम मेडिसिन ले रही हो, बहुत गलत कर रही हो। मेडिसिन इज नॉट द इलाज। मेडिसिन ले रही हो तो इसका मतलब तुम अपने आप को मान रही हो कि तुम एंजाइटी में हो, तुम बीमार हो। पहली बात तो तुम अपने आप को मान लो कि तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारी कोई एंजाइटी नहीं है, और तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जिस दिन तुम लोगों ने प्रेशर लेना बंद कर दिया ना, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तुम ना ढंग से पेपर दे पाओगे। सीरियसली बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। जिस दिन तुम लोगों ने प्रेशर लेना बंद किया, सर प्रेशर कैसे बंद कर दो? प्रेशर तो सर सामने वाले दे देते हैं, सर मॉम डैड दे देते हैं, घर वाले प्रेशर दे देते हैं। देखो, अगर आप लोग को मॉम डैड प्रेशर दे रहे हैं, ये अनअवॉइडेबल, ये बात को समझो, ये अनअवॉइडेबल है। हमारे मामा मम्मा पापा कितना भी हमें कुछ बोले, हमें कितना भी वो बोल दे कि यार तुम यार ऐसे कर सकते थे, तुम फेल हो गए, तुम्हारा ऐसा होना चाहिए था, तुम्हारा वैसा होना चाहिए था। देखो, उनकी बात सुनकर, एक कान में सुनकर दूसरे कान से निकाल लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको डिसरिस्पेक्ट करो, मेरा कहने का मतलब है यार, उनका काम है। जब तुम लोग पेरेंट्स खुद बनोगे ना, शायद तुम लोग भी ऐसा करोगे। तुम्हारे लिए मैटर करता है कि बस मॉम डैडी बोल रहे हैं ना, मॉम डैड के अलावा तो कोई नहीं बोल रहा ना। अगर उसके अलावा कोई बोलता है, तो यार एक गाली मार मनी मन में उसको और आगे निकल। वो तेरी लाइफ में कौन मैटर, कितना मैटर करता है? मुझे एक बात बता, तुम्हारी लाइफ में मैटर करते हैं सिर्फ तुम्हारे पापा मम्मी। इवन मैं तो बोलूंगा तुम्हारे भाई बहन भी नहीं। एग्जाम टाइम में, पढ़ाई के प्रेशर में तुम्हारे सिर्फ माँ बाप मैटर करते हैं, और उनका बोलना लास्ट में है, और वो अनअवॉइडेबल। इसके अलावा कोई बोलता है ना, तुम्हें दिल पे लेना ही नहीं है, बिकॉज वो तुम्हारी जिंदगी में मैटर ही नहीं करता है ना। वो तुम्हें खाना वाना कुछ अपनी, ना अपनी कमाई तुम्हें पास ऑन करेंगे, ना वो तुम्हारी कमाई से जिएंगे। तो इसीलिए इन सब चीजों को अवॉइड करें। ठीक है? तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। सर, ऑल सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करें? ऑडिट को नहीं पता, हाउ कैन वी लर्न ऑडिट? ऑडिट पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ऑडिट पे ना एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा,
जो मैंने सीए फाइनल में अप्लाई की थी, इंटर में नहीं की थी, तो मैंने सीए फाइनल में उसको अप्लाई किया था। ऑडिट में साला ये सब्जेक्ट ही खराब है। सबसे पहले कौन कौन मानता है मेरी बात? किसको किसको लगता है कि ये सब्जेक्ट ही साला खराब है? हाँ, ये सब्जेक्ट ही मतलब क्यों है ये सब? हाँ, पेपर मत लो बस। आप हमसे सीए बनने के बाद ऑडिट करवाओ, हम कर लेंगे सब। अरे हम तो यार चलते चलते लोगों का ऑडिट कर लेते हैं यार, ये क्या है? कर लेंगे ऑडिट, पर साला पेपर मत लो यार, है ना? ठीक, चलो अगर ऐसी बात है तो करना क्या है? जब तुम्हें पता है कि ऑडिट साला सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो यार किसी फैकल्टी की गलती ही नहीं है, ठीक है ना, कि इसने अच्छा तो नहीं पढ़ाया, उसने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसके बुक्स अच्छी नहीं है। कोई भी एक पर्टिकुलर बुक डिसाइड कर लो कि कौन सी बुक से पढ़ना है, आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ना है, किसी फैकल्टी की बुक से पढ़ना है, वो तुम्हारी मर्जी है। अब उसके बाद सेम वही स्ट्रेटेजी जो मैंने तुम्हें बताई, कोशिश करके शॉर्ट समरी नोट्स अपनी भाषा में लिखो। जब तुम ऑडिट पढ़ रहे हो, मुझे पता है बहुत मुश्किल है सारे क्वेश्चन को रीड करना, नींद आ जाती है हर 5 मिनट के अंदर। पर नींद आ रही है, कॉफी पियो, ठीक है ना, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करो जिससे एनर्जी एनर्जी आ जाए। प्लस ऑडिट में शॉर्ट समरी बना, शॉर्ट समरी बना, 1 लाइनर 2 लाइनर, बस 1 लाइनर तुरंत। अब जो साले शॉर्ट समरी में ना तू कीवर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखेगा ना, बाकी तू पूरा निबंध अपने आप लिख के आएगा एग्जाम में, मेरे को तेरे पे यकीन है। पर जब तू शॉर्ट समरी बनाएगा ना, तेरे को फ्लो याद हो जाएगा ना, कि हाँ अगर ऐसा होता है तो फिर ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, पूरा फ्लो रेडी हो जाएगा ना। अगर तू एक फ्लो चार्ट टाइप या शॉर्ट समरी टाइप अगर ऑडिट में ये सब चीजें क्रिएट करेगा ना, तो तेरे को अपने आप एग्जाम में लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। और मैं बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ऑडिट ही क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट कितना भी टफ हो, उसका 40% पार्ट बहुत इजी होता है मेरे भाई या बहन। 40% पार्ट बहुत इजी होता है। साला उस 40% पार्ट को ना खा जाओ, पी जाओ, रट लो, खत्म कर दो साले को। मतलब उसमें बस तुम ही हो और कोई नहीं है तुम्हारे साथ। साला कोई टीचर भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो तुम ज्यादा अच्छा लिखोगे। ये एटीट्यूड रखो उस 40% के लिए। अब बताओ, 40% अगर तुमने ढंग से कर लिया, और यार देखो यार, तुम अपने आप से झूठ मत बोलो, तुम इतने गए गुजरे नहीं हो। तुम लोग जितने भी लोग यहाँ पर मेरे सामने सुन रहे हैं ना, सब लोग अपने अपने टाइम में 11th 12th में ना झंडे गाड़ चुके हो, है ना, झंडे गाड़ चुके हो। और झंडे गाड़ने का मतलब ये 90% नहीं होता, झंडे गाड़ने का मतलब 60-70% भी होता है भाई। मैं उसी कैटेगरी का था। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट जय चावला तुम्हारे सामने बैठा है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, 40% पार्ट, 40% पार्ट तो साला खा पी जाओ। तुम्हारे सामने ना फैकल्टी कुछ नहीं होना चाहिए, फैकल्टी से ज्यादा अच्छा तुम्हें आना चाहिए, समझे? उसके बाद रिमेनिंग जो 60% पार्ट है ना, रिमेनिंग 60% पार्ट के लिए तुम वो करो जो मैंने तुम्हें बोला, समराइज हर क्वेश्चन आंसर का, टॉपिक का शॉर्ट समरी, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट बनाओगे या शॉर्ट समरी बनाओगे, चीजें अपने आप माइंड में आएंगी, कीवर्ड्स अपने आप माइंड में आएंगे, तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑडिट के रिगार्डिंग डू दिस स्ट्रेटेजी, आई थिंक आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो बच्चे मुझसे एडवांस अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ उन सभी बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि कल मैं एक वीडियो ला रहा हूँ। हमारा एक नया अभ्यास बैच आने वाला है, हमारा एक अभ्यास बैच आने वाला है। अभ्यास बैच कंप्लीटली फ्री होगा, यूट्यूब पे होगा। मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस। पिछली बार मई 20 को तो मैंने 150 क्वेश्चन दिए थे, याद है सबको? अगर आप लोगों ने मेरा रेफर किया था, वही 150 क्वेश्चन AIR 17 ने भी रेफर किया था, AIR 29 जिसके 96 मार्क्स आए ऑडिट के। ही वॉज माई फेस टू फेस बैच स्टूडेंट, वही 150 क्वेश्चन उसने रेफर किए थे, ठीक है। तो सबके लिए क्वेश्चन सेम है। सो पॉइंट नंबर 1, कल मैं एक वीडियो ला रहा हूँ एडवांस अकाउंट्स को लेकर, कंप्लीट प्लानर दूंगा। मैं साथ में रहूंगा तुम लोगों के, तुम्हें कैसे कैसे टॉपिक बाय टॉपिक करवाना है, मैं पूरा प्लानर तुम्हें दूंगा। और प्लानर के साथ साथ मैं अभ्यास बैच लॉन्च कर रहा हूँ। ये अभ्यास बैच के अंदर मैं तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एडवांस अकाउंट्स को लेकर बहुत सारा चीजें नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम भी हो रहा है। बाकी स्पीकर भी यहाँ पर आ गए हैं, वो भी मेरा वेट कर रहे हैं, वो मुझे देखकर गालियां मार रहे हैं अंदर ही अंदर कि देखो ये आदमी जा ही नहीं रहा। तो इसीलिए अगर और कुछ चीजें हो
तो डेफिनेटली आप चार्टर्ड स्टडीज के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हो, आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हो। मेरा इंस्टा या मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टा पे, यूट्यूब पे फॉलो कर लेना। और चार्टर्ड स्टडीज तो है ना तुम्हारे लिए यार, चार्टर्ड स्टडीज कितनी सारी चीजें कर रहा है तुम्हारे लिए। तो डेफिनेटली बाकी चीजें भी करता रहेगा और मुझे भी तुम लोगों के मैसेजेस पहुंचाता रहेगा। सो गाइस, आई बिलीव जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो फॉलो करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? जल्दी बताओ, नालायक को जल्दी बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ हाँ, बैच फ्री है, बैच फ्री है, बैच फ्री है, बैच फ्री है। प्रॉमिस, प्रॉमिस करो ऐसे, जेंटलमैन प्रॉमिस करो, जेंटलमैन प्रॉमिस करो, चलो ऐसे करो, ऐसे जेंटलमैन प्रॉमिस। हाँ हाँ, जेंटलमैन प्रॉमिस। मैं ना अपने, जो मेरा बच्चा है धार्मिक, मैं उससे ना जेंटलमैन प्रॉमिस करवाता हूँ, फिर वो मेरा प्रॉमिस मानता है। चलो देखते हैं कितने लोग प्रॉमिस करते हैं और फिर फॉलो करते हैं। गाइस, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और थैंक्स टू चार्टर्ड स्टडीज फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस बहुत ही अच्छा सा सेशन, रीस्टार्ट सेशन। गाइस, हमें मिलके रीस्टार्ट करना है एंड सब लोग मिलके चार्टर्ड स्टडीज को एक बार थैंक यू जरूर बोलेंगे। थैंक्स अ Thank you, sir. Have given wonderful speech. Let us know. Welcome, CA Raunak Baba, sir. Panka, sir. Okay. Hi all. So am I audible? Yeah, you're audible, sir. Okay. So the previous speakers, Rachit Agarwal sir and Jay Chawla sir has told many of the things. So उसी में से so Jay Chawla sir mentioned about writing practice. Of course, it is very essential. Like हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके आंसर्स नहीं उसको इतना फॉलो करते हैं, बट दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर राइटिंग प्रैक्टिस. And hence, I would also suggest, along with writing practice, we need to solve the test papers. Because test papers is a very important thing. Because test papers आप evaluate कर सकते हो कि क्या कितना बाकी है. So I would suggest कि आप test papers solve करें साथ साथ writing practice, and not just audit the test papers, but write down. The second thing, जैसे जय चावला सर ने भी बोला ये चीज कि सुनो सबकी, करो अपनी. ही वाज लाइक कि से पेरेंट्स की सुनो या जो भी. आई वुड से देखो, बहुत लोग गाइडेंस देते हैं, एंड लाइक many people give guidance, many people, there are many YouTube videos, ये सेशंस हो रहे हैं. Listen to everyone, but do what your mind says. Don't just blank copy paste कर दो, because वो टेक्निक उनको काम आएगी, जरूरी नहीं है कि आपको भी काम आए ये टेक्निक. The third point which I would like to mention would be use of social media. जब भी ऐसा, of course हम फेल हुए हैं या हम अनसक्सेसफुल हुए हैं, टू बी प्रिसाइज, एंड उसमें हम ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया बंद कर दो या ये कर दो. डोंट. Just limit your time on social media. Don't isolate yourself. What I had done was I had isolated myself. And जब एग्जाम्स आए ना, तब मैं बहुत इरिटेट हो गया था एग्जाम्स आने के कुछ दिन पहले, बिकॉज आई वाज नॉट ऑन सोशल मीडिया, या मैं आउटसाइड वर्ल्ड से पूरा डिस्कनेक्ट हो गया. सो आई वुड सजेस्ट कि डोंट गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बिकॉज if you get disconnected, things can go haywire. So don't get disconnected with the outside world. And hence, जैसे सोशल मीडिया अगर लोग बोलते हैं, हाँ ठीक है, हमें एनवीएस फील होता है लोगों की, ये देख के वो देख के, बट ठीक है, सबका अपना लाइफ है. सो आप बस आपका सोशल मीडिया टाइम, या नॉट जस्ट सोशल मीडिया टाइम, जैसे रचित ने बोला कि वो, रचित सर ने बोला कि वो प्रीवियस जगह बहुत, मतलब ही यूज्ड टू इन्वेस्ट हिज टाइम इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड सो इफ यू कैन डू दैट, you can do that as well also. But apart from studies, do something else for some time, so that it keeps your spirit high and it does not disturb you at all. The next technique which I would share is of my one of my cousins who was an AIR 3 in May 2019 batch. So what he had suggested me was like, कि आप पूरा account, like the first day, suppose if I'm studying, if I study FR the whole day, in the night I study some other subject, take it as audit for half an hour. Then accordingly, when I complete my FR, like in 10 days, if I complete my FR, audit I'm studying for that one hour. Now, when I complete my audit that one hour, FR ka when I complete my FR, I'll solve the test papers of FR.
one full test paper और how to evaluate my एंड मैं ऑडिट जो था वो मैं रोज एक एक घंटा पढ़ रहा था। अब ऑडिट मेरा मेन सब्जेक्ट हो जाएगा एंड ऑडिट को जब मुझे अगर 10 दिन लग रहे हैं तो अब ऑडिट को थोड़ा कम दिन लगेगा एंड ऑडिट करने के बाद मैं दूसरा ऐसे ही रात को कोई दूसरे दूसरे सब्जेक्ट लेता रहूंगा। जब मेरा ऑडिट पूरा खत्म हो जाएगा मैं एक बार एफआर का पेपर जो मैंने पहले पढ़ा था आई विल रिवाइज दैट बाय सॉल्विंग अ टेस्ट पेपर so that how much I retain, I get to know. And then I can start with other subjects. So this policy you can follow and it will definitely help you. Also, don't hesitate to ask doubts. The reason I'm telling you कि we all hesitate कि यार ये doubt पूछो कि नहीं ये तो बहुत illogical है ये या तो ये बहुत logical है या ये क्या सोचेगा सामने वाला जो भी सोचने दो। It is your life. You want to pass. You want to be a CA. Not the other person को भी बनना है CA, but आपको बनना है CA. So don't hesitate to ask doubts. Maybe an illogical doubt which you think may be a logical one for the other person, or maybe it would be something which is a very important doubt जो आपको नहीं समझ रहा। So don't hesitate at all to ask doubts because that limits ourselves. आप जितना अपने आप को लिमिट करोगे उतना एक problematic situation आएगा। Next, I would suggest prepare timetable. See, of course, we all say timetables are meant to be broken. Yeah, all that is a different scenario. But preparation of that is very essential because it shows you the road. अब आपको रोड पूरी पार आपको करनी है। रोड में बीच में ऑफ कोर्स स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, टाइम टेबल ब्रेक होएगा, बट ट्राई टू मेक दैट स्टेबलाइज बिकॉज अगर आपके पास एक डायरेक्शन होगा ना यू कैन फॉलो दैट डायरेक्शन वेरी वेल एंड यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन वेरी वेल। So I would say prepare a timetable and follow it. Try to follow that timetable because that can help you a lot. नेक्स्ट थिंग कौन से टाइम पे स्टडी करना लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि ये टाइम पे स्टडी करो ब्रह्म मुहूर्त में करो इवनिंग में करो रात को करो। जैसे रचित ने जो बोला था रचित सर ने कि फ्रॉम 2 PM to 5 PM ही यूज टू स्टडी। सो ईच वन हैज देयर ओन टाइम टू स्टडी। कोई उस टाइम पे इफेक्टिव होता है कोई उस टाइम पे इफेक्टिव होता है। यस मॉर्निंग टाइम इज वेरी एसेंशियल बट दैट शुडंट लिमिट योरसेल्फ एंड हेंस आई वुड से कि आप खुद का एक बार टाइम खुद सोचो कि कौन सा टाइम बेस्ट है मेरे लिए एंड मैं वो ही टाइम पे स्टडी करूँ। सम पीपल आर नाइट आवर्स तो नाइट में पढ़ो बट यू prepare your own self कि this is the time which I need to study on and that can help you a lot. Next time, next I would say would be don't worry about jobs. कल ही मेरे पास एक CA finalist का कॉल आया कि she gave her attempts twice and she couldn't clear. Now she is preparing for the third which is in November. तो शी वाज लाइक कि क्या मुझे जॉब मिलेगा। जॉब मिल जाएगा आज नहीं तो कल मिल जाएगा जॉब। डोंट वरी योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी सीए एंड देन शुड बी जॉब्स बिकॉज जॉब मिल जाएगा। अ सीए विल ऑलवेज गेट अ जॉब। A very good job CA will always get. So don't worry about whether I will get a job or whether I won't get a job. Fourth thing, जैसे रचित सर ने भी बोला था in the start of his talk, a positive mindset. A negative mindset drains down your energy. A positive mindset makes your energy at a very high level. So I would say have a positive mindset. Use visualization techniques. आजकल ये manifestation का ये तो बहुत चल रहा है. So use those visualization techniques. कि you visualize कि you are passing. You like I used to do कि I used to visualize how I write my exam and how the papers will come and how I would go home back and will tell my parents कि papers अच्छे गया जो भी गया and then I had visualized my result as well also. So of course not appropriate but of course कुछ तो फायदा होता है। So visualize so that you are manifesting that thing कि that will occur and that occurs. So here I have told about writing practice, solving test papers, the first point. Second, I have told about use of social media.
third, like I have told about कि सुनो सबकी करो अपनी, like just don't blindly copy paste. Fourth, I told you about the ranker technique. Fifth, I told you don't hesitate to ask doubts. Sixth, I told you to prepare the timetable and concert time पे study and don't worry about jobs. So I guess like we have like all the points like जितना मैंने बोला, जितना जय सर ने, जितना रचित सर ने बोला, that is well enough for you to progress कि to start studying, to restart and make us or make your parents proud कि you are a CA or you became a CA finalist and eventually you will become a CA. So yeah, uh, like I received some messages on the chat as well also. Just a moment. फ्रॉम देवांश खेरा, ऑडिट बहुत स्लो लर्न होता है, एक ही चीज को 4-5 दिन लग जाते हैं, प्लीज है. सो देवांश टू यू आई वुड से कि आप राइट करो, लाइक राइट डाउन व्हेन यू आर लर्निंग. Don't just learn, just like write down the things so that when you write, that is instilled in your mind. So I would say ki write down the things and accordingly do it. And just like which Rachit told ki you need to prepare mnemonics or short forms, do that as well also. So that would be a very important thing. शुभा का तो सेड सर वैसे भी कोई बात नहीं करता तो सोशल मीडिया वाला प्रॉब्लम ही नहीं. ओके ग्रेट. सो या, हाउ टू 3 revision with 2 mock tests and how much period allocated for every revision? So Saurabh, I will say you my strategy, other strategy can differ. I would say कि like if you devote 10 days to FR or 10 days to accounts if you are in inter CA, then after 10 days, just 10 days में मेरा जितना अकाउंट है FR हुआ हो गया. अब मैं उसका पेपर लिख दूंगा. अब बाकी के 10 डेज मैं ऑडिट या जो डायरेक्ट टैक्स जो भी है मैं वो पढ़ूंगा. अब ऐसे में करके ईच ईच डेज में एलोकेट करूंगा. मेरा जितना उस 10 दिन में FR हुआ या डायरेक्ट टैक्स हुआ हो गया. अब जब मैं ऐसे में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं जब सेकेंड रिवीजन करूंगा तब मैं FR को 10 दिन की जगह 7 दिन दूंगा, अकाउंट्स को 7 दिन दूंगा. एंड जो चैप्टर्स मैंने वो 10 दिन में नहीं पढ़े वो मैं अब पढ़ूंगा, साथ ही साथ मैं वो 10 दिन के चैप्टर्स को भी थोड़ा रिविजन करूंगा. उसके पेपर्स या क्वेश्चन सॉल्व करूंगा विदाउट जस्ट मतलब विदाउट रिवाइजिंग ऑल्सो. सो आई कैन मतलब through those papers I can evaluate myself, through those questions I can evaluate myself. So that would be the answer I would give it to you. So both groups के लिए revision strategy also Isha would be the same thing. Rachit, if you want to answer uh, any of the questions, you can take it out. Yeah, thank you. Himisha Goyal is So saying keep the intergroup questions understanding. coming so we can answer all the questions. Any new questions? Sure. How to, so Akansha Mishra is asking the how to retain section and concepts because after revision I forget small portion and that is demotivating. Okay, so I think that will answer most of our questions that we all might be having the same questions. So I would say do not try to mug up the sections. Sections are not that important. If what you are writing is substantial, अगर वो उस पे फोकस करिए. पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. अगर आपको सेक्शन नहीं भी आता है ना, तो यू हैव टू गिव द कॉन्सेप्ट एंड बी प्रिसाइज. आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है, सेक्शन आप नहीं भी मेंशन कर रहे हैं, कोई बात नहीं. दैट गोज फॉर लॉ एंड दैट गोज फॉर ऑडिट एज वेल. So, Ronak sir, you want to add anything to this one, this question? No, that is very correct. Also, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमें हर चीज याद होती है. Like it is not always कि everything you can remember. Even AIR 1 cannot remember each and everything. So don't just get demotivated. Be motivated, because if you get demotivated at any point of yours, it will affect you. So don't get demotivated, because
बहुत होता है कि हमें सेक्शन से कुछ नहीं याद रहते, थ्रू प्रैक्टिस एंड थ्रू रिविजन दैट मतलब याद हो जाएंगे। सो दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय Bhumi Nagar. Sir, main problem is with advanced accounts and other. Both subjects are well and good. Then how much I should give accordingly? So, Bhumi, if both the subjects are good and great, so accordingly you can solve the test papers. You can give less of time to those subjects and more of time to the subjects which you need any help. That would be a very essential thing according to me. So that I would say. Yeah. Rachit, Also, I you would may like want. to add, yeah, thank you, Ranak. I would also like to add कि अगर आपको ऑडिट वीक लग रहा है, किसी को भी ऑडिट वीक लग रहा है, तो उसको डेली प्रैक्टिस करिए। डोंट फॉलो द टॉप डाउन स्ट्रैटेजी। ये नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट करके रख दिया, देन आफ्टर ऑल योर रिविजन्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स आर डन, तब आप उस सब्जेक्ट को दोबारा उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एडवांस अकाउंट्स आपकी स्ट्रॉन्ग है या फिर ऑडिट में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए वो सब्जेक्ट आप डेली पढ़िए। Divide your time into doing a practical subject along with the theory subject, and audit can be that theory subject जो उसको आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। आप भले ही 2 घंटे दीजिए या 1.5 घंटे दीजिए, आपको 6-6 घंटे ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है डेली। अगर आप डेली आप 1.5 घंटा दे रहे हैं ऑडिट को, तो आपके कवरेज तो होगा ही होगा, आपके रिविजन्स भी कंप्लीट होंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और यू स्टार्ट डिस्कसिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद अ पीयर or any you're studying in a library, then start discussing these things, because एक होती है पढ़ के जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे एक मेमोरी डेवलप होती है, एक मेमोरी डेवलप होती है डिस्कशंस, इनफॉर्मल डिस्कशंस से। आप अगर अपना, जैसे मैंने बोला कि आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्ट भी होइए, टाइम वेस्ट भी करिए ऐसे लोग के साथ जो आपके उस डिस्ट्रैक्टेड टाइम में भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। So I used to do that. So I had a peer. He's also a CA. So uh, we used to sit late nights, do chit chats about कि आज हमने क्या पढ़ा, आज तुमने क्या पढ़ा. So that is very effective strategy. So I hope that answers your question. The next question is like 1.5 days में क्या करूं? 1.5 डेज में तो आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। आपके बाकी 4 पीस उस 1.5 डेज के लिए ही है। तो गुड क्वेश्चन। आई वुड से कि अगर आपने बाकी अच्छे दिन, जैसे मैंने बताया 3 लेवल्स ऑफ रिविजन या फिर 2 लेवल्स ऑफ रिविजन, सो जो आपका फाइनल वाला रिविजन होगा एग्जाम से बिल्कुल पहले, वो आपका बिल्कुल अलाइन होना चाहिए आपके लास्ट रिविजन से। एग्जाम के दिन अगर आपको 1.5 डेज मिल रहे हैं, वो आप 1.5 डेज में कवरेज तभी कर पाएंगे अगर आपने उससे पहले, मतलब जो थर्ड रिविजन है उसमें अपना पूरा कवरेज 2 डेज में या 1.5 डेज में किया है। अगर आप अपने लास्ट रिविजन में 5 डेज या 6 डेज ले रहे हैं पर सब्जेक्ट, तो बॉस कहीं तो आप गलत जा रहे हो। आपको तैयारी करनी है जीत की शुरुआत से, इसीलिए बोलते हैं प्लानिंग, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इंक्लूड होना चाहिए कि हमको किस रिविजन में कितना टाइम देना है। सो या रौनक, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? हाँ, Rachit, there is one question. Yes, sir, अगर एक सब्जेक्ट एग्जाम हो तो what should I do? Go for group 1 और group 2? So देवा, यश, so कौन सा सब्जेक्ट में आपको, कौन सा सब्जेक्ट आपको एग्जामेशन है, कौन सा ग्रुप है, वो यू हैव टू डिटरमाइन अकॉर्डिंग accordingly you have to take your own strategy. So what would I suggest would be, if you have an exemption in one subject, वो ग्रुप को तो आपको पास करना ही है। So first focus on that group and then you focus on the second group. Oh, that would help you a lot. So this would be my suggestion. Uh, okay, so Yash has an uh, exemption in the tax subject. So if you have an exemption in tax, that means you have an exemption in the second group. So focus on second group बहुत ज्यादा, so that you clear your second group and exemption lapse होने का डर ना हो, and then you go on to the first group study. रेणुका अग्रवाल, सर टैक्स की स्ट्रेटेजी बताओ प्लीज। सो रेणुका, if you are in inter CA, which I suppose,
then your strategy should be first to understand the provision, and then don't just go for mugging up the law, because आप mugging up करोगे आपको कुछ नहीं समझेगा. So first understand the provision, and you solve the sums of those provisions, you analyze it, you analyze the questions, and that can help you a lot. So that I would say, if Ratita wants to answer, he can answer. Yeah, thank you, Manak sir. So I would like to answer this question. So this goes for tax and especially all the practical subjects. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ स्टडी बहुत फोकस करना है. रिलाई लेस ऑन रिविजन वीडियोस. यूट्यूब पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. आपको हर रिविजन वीडियो की ज़रूरत नहीं है. ओनली गो फॉर रिविजन वीडियोस इन विच यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, जहाँ पे आपके सेल्फ प्रैक्टिस में आंसर्स गलत आ रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स के रिजल्ट गलत आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. केवल उन टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और केवल उनके रिविजन करने हैं. बाकी आपको सेल्फ स्टडी करनी है. सेल्फ स्टडी में और अपने हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग टैक्स को 3 रिविजन्स में बांटना है, जैसे मैंने बताया. फर्स्ट रिविजन में आपको इंडेक्सिंग करनी है. पूरे आप हर चैप्टर के ऊपर इतनी सी स्पेस दी होती है, ठीक है. तो उसमें आपको लिखना है कि कितने क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल पीजीबीपी में अगर मेरे पास 45 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन राउंड ऑफ मानते हैं, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज पूरा इंडेक्स बना लिया 50 क्वेश्चन का 1 2 3 4 5 6 लिख के. फर्स्ट रिविजन में मैंने हर क्वेश्चन के सामने लिखा कि हर क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं. सो आपको लिखना है कि इस क्वेश्चन में नया क्या था. जो नया था केवल वही आपको उस क्वेश्चन के सामने लिखना है, या फिर अंडरलाइन करना है, या फिर शॉर्ट में फॉर्मूला लिख देना है. फॉर एग्जांपल अगर एएफएम में बोलो तो शार्प रेशियो क्या होता है, तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट शार्प रेशियो, या फिर दिस क्वेश्चन इज अबाउट दिस एडजस्टमेंट, दिस क्वेश्चन इज अबाउट फॉर एग्जांपल एग्जेम्पशंस. सो आपको हर क्वेश्चन के सामने ये लिखना है. और उसी समय आपको आइडेंटिफाई करना है दो और चीज़. पहला कि सेकेंड रिविजन में मैं कौन कौन से क्वेश्चन करूँगा. जो क्वेश्चन नहीं करूँगा उनको मैं सेकेंड रिविजन में बिल्कुल भी इग्नोर कर दूंगा. तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्चुअली भी तैयार हो रहा है क्वेश्चन, पूरा चैप्टर. और दूसरा आपको जो आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट रिविजन के टाइम में, वो लिखना है कि मुझे इस क्वेश्चन को करने में फर्स्ट रिविजन में कितना टाइम लगा. फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन करने में 12 मिनट लगे, है ना, तो आपको वो लिखना है आई टुक 12 मिनट्स, कॉमा उसके लगा के छोड़ देंगे, ताकि वो सेकंड रिविजन और थर्ड रिविजन में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकें सेम प्रैक्टिस. देन सेकंड रिविजन में आपको केवल वही क्वेश्चंस पिक करने हैं जो आपने फर्स्ट रिविजन में आइडेंटिफाई कर रखे हैं. इस तरह से आपका टाइम भी सेव होगा. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे आप वीक थे या इंपॉर्टेंट है, वो आपको दोबारा रिवाइज होंगे. और जब आपको उसको दोबारा लिख के सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से टाइम लिखना है. आप देखेंगे कि मेरा क्या लर्निंग कर्व है, क्या मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है. फर्स्ट रिविजन में अगर 12 मिनट लगे तो सेकेंड रिविजन में आपको 8 मिनट या 10 मिनट लग रहे हैं. एंड देन यू ऑल टू ऑल्सो डू द मार्किंग कि मेरे को फाइनल रिविजन में, क्योंकि आपने 1.5 डेज स्ट्रैटेजी वाला भी क्वेश्चन था, तो आप 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी में आपको सारे क्वेश्चंस रिवाइज नहीं आप कर सकते. तो आपको वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं कि सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, कि एग्जाम से पहले 1 डे बिफोर रिविजन क्वेश्चंस क्या हैं. आपको वो वाले क्वेश्चंस लिखने हैं, लिख के सॉल्व करने हैं थर्ड रिविजन में. और बाकी क्वेश्चंस देन आपको जो है, जो सेकंड रिविजन में आपने मार्क किए थे, उनको गो थ्रू करना है. ठीक है. तो आपका कॉन्सेप्ट कवर हो गया, टाइम फ्रेमिंग हो गई, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो गया. Yeah. So I guess that's it. We should wind up because I guess सारे questions हो गए हैं. Yes. Sanjit has a question. During revision, can we attempt mock test or at the end of all revision? Sanjit, of course, during revisions, you have to attempt the mock test. That is very essential. So that is the thing. So you have to attend. And also, that's it. I was telling them you all can connect with us on LinkedIn or on Exactly. Instagram or on WhatsApp through. Rachit, you can drop your number here and again I will drop my number over here. Or through chartered studies also you can connect. So that is the thing. अनुष्का देवरा has told टैक्स का पेपर कवर नहीं होता है. Of course देखो पूरा पोर्शन बहुत रेयरली खत्म होता है, बट इसीलिए जैसे रचित सर ने भी बोला एबीसी स्ट्रैटेजी, फॉलो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड देन गो ऑन फॉर द अदर विच इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट. तो जितना आप इम्पॉर्टेंट थिंग सॉल्व करोगे उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे. तो दैट इज़ वेरी एसेंशियल. सो या
thank Chartered Studies as well also for giving us this opportunity. Yes, Over to you, you Rajat. can. Yes, you guys can note our phone numbers, and maybe if you're active on Instagram or LinkedIn, then also just I'm dictating it for you guys. So it's 79 855 15039. I repeat, 79 855 15039. That's my phone number. Ronak Uh, has already mentioned his phone number. yeah, so my number is 8879542778. 8879542778. So anytime you can message me on WhatsApp or connect with me. We would be love we would love to help. Thank you. Yeah. Also, I just mentioned my Instagram ID or LinkedIn ID. I've also already mentioned. Like Ronak said, feel free to ask. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Chartered Studies, and all the best for your exams. मिलके Thank तोड़ेंगे. Thank you, sir. You have given your valuable time to us for helping out the students, and even you have given your personal numbers to help out the students. Thank you so much for that. Thank you. thanks, thanks. Thank you. Yes. Bye. Bye, everyone.